हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो अपन ने राजनीति के जो चैप्टर 1 है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें अपन ने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखे थे। अब देखते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 2 नंबर के और 3 नंबर के लायक जो क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। इस पार्ट में से हर साल 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर फर्स्ट 2026 के लिए। प्रश्न नंबर पहला है अपना, ध्रुव का क्या अर्थ होता है। तो मतलब अपने सबसे पहले यही पता होना चाहिए ध्रुव का मतलब क्या होता है। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। तो ध्रुव का मतलब ही होता है शक्ति, ध्यान रखना। यानी ध्रुव का तात्पर्य महान अथवा उच्च शक्ति से, ये भी बोल सकते हैं अपन, महान या उच्च शक्ति। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न, 2 नंबर लायक। ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं। तो अपन पता है ध्रुवीकरण का मतलब ही होता है, क्या होता है, शक्ति, यानी महान शक्ति। तो ध्रुवीकरण का ध्रुव का मतलब शक्ति होता है, तो ध्रुवीकरण का होता है सैन्य शक्ति, यानी महान शक्ति। ध्रुवीकरण व्यवस्था का तात्पर्य सैन्य शक्ति के केंद्र से है। ठीक है। और ध्रुवीकरण में सिर्फ दो ही महाशक्ति थी, एक तो सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उस टाइम पे ये दो महाशक्ति थी, जब प्रथम युद्ध विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। ठीक है, तो जैसे अब अपना अगला प्रश्न भी वही आ गया है। द्विध्रुवीकरण का अर्थ लिखिए। तो द्विध्रुवी व्यवस्था का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। तो अपन पता है दो शक्तियां कौन कौन सी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अगला प्रश्न है अपना, द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रत्येक गुट किस बात हेतु इच्छुक रहता था। तो द्विध्रुवीय मतलब दो व्यवस्था से, ठीक है। तो द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रत्येक गुट दूसरे की शक्ति एवं प्रभाव को सीमित करते तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने का इच्छुक रहता था। मतलब ये दोनों आपस में कर रहे थे, अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यानी सोवियत संघ चाहता था कि मैं आगे निकल जाऊं, और संयुक्त राज्य जो अमेरिका था वो भी यही चाहता था कि मैं भी इससे आगे निकल जाऊं। मतलब उस टाइम पे दो ही महाशक्ति थी। लेकिन अब वर्तमान में अपने पता है संयुक्त राज्य अमेरिका ही बचा है, क्योंकि सोवियत संघ से बहुत सारे देश अलग हुआ है, इसलिए वो कमजोर पड़ गया है। 1991 से 15 राष्ट्र अलग हुए थे। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। मतलब जो सोवियत संघ थी ना, वो किस पर थी। तो याद रखना, समाजवाद पे। ठीक है, ये भूलना मत, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो जाता है। समाजवाद बोल दो या साम्यवाद। ठीक है, तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है अपना प्रश्न, पूर्व सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे। तो जो सोवियत संघ था यानी कि रूस, ठीक है, तो उसमें सम्मिलित राज्य कौन कौन से थे। तो उत्तर में देखते अपन, पूर्व सोवियत संघ में 15 संघीय गणतंत्र थे। मतलब संघीय मतलब एक साथ थे ना। उसमें 20 क्या थे, स्वायत्त शासित गणतंत्र, मतलब स्वयं के शासित गणतंत्र, मतलब स्वयं इच्छा से। और 15 क्या से स्वायत्त शासित क्षेत्र शामिल थे, मतलब उसमें क्षेत्र भी कितने थे, 18। और 20 क्या थे अपने स्वायत्त शासित गणतंत्र, और स्वायत्त शासी क्षेत्र कितने थे, 18। और सोवियत संघ में 15 क्या थे, गणतंत्र थे। याद रखना, जो ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में से पूछेगा ही। अगला प्रश्न है, किस राज्य को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था, ये भी अपन ने बताना है। तो अपन पता है स्वतंत्रता किसने करी थी, रूस ने। ठीक है, तो देखते हैं। तो सोवियत संघ के उत्तराधिकार राज्य के रूप में रूस का प्रादुर्भाव, मतलब सोवियत संघ में जो रूस है ना, उसका प्रादुर्भाव हुआ, मतलब सबसे पहले वही सामने आया। ठीक है, और स्वतंत्रता की घोषणा भी सर्वप्रथम रूस ने ही की थी। ठीक है, मतलब सबसे पहले यही अलग हुआ था। अगला है 8वां प्रश्न, रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अपन पता है साम्यवादी अपनाई थी, है ना, ऐसे समाजवादी भी कहते हैं, तो उसको भूलना मत। ऐसे उदारवादी भी बोलते हैं अपन। सोवियत संघ के राजनीतिक उत्तराधिकारी रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और वहाँ तेजी से निजीकरण की प्रक्रिया का भी विकास किया। ठीक है, अब देखते हैं 9वां प्रश्न, सोवियत प्रणाली के कोई दो दोष यानी अवगुण बताइए। क्या हुआ, ये नष्ट होने का कारण यही था। तो धीरे धीरे सोवियत प्रणाली समाजवादी हो गई, मतलब पहले सोवियत प्रणाली समाजवादी हो गई धीरे धीरे। ठीक है,
जिससे नौकरशाही का क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। मतलब नौकरशाही क्या हुआ, अब नौकर ज़्यादा चलाने लग गया, तो उससे क्या हो गया, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। और सोवियत संघ में एक दलीय यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो किसी भी प्रति उत्तरदायी नहीं था। मतलब कुछ अगर गलती कर देना तो उसे छोड़ देते थे, मतलब गलती होने पर उसका कोई साथ नहीं देता था। एक कारण ये भी था, एक दलीय था। ठीक है, अगर उन्होंने चाहे इसको हटाना तो हटा देते थे। 10वां है, सोवियत संघ के विघटन के दो कारण लिखिए। तो पहला कारण है, अपन देख सकते हैं, तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति जो गोरबाचेव थे ना, द्वारा चलाए गए आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार कार्यक्रम चलाए। मतलब उनने एकदम से चला दिए। ठीक है, मतलब काम एकदम से कर दिया। ठीक है, और सोवियत गणराज्य में लोकतांत्रिक एवं उदारवादी भावना पैदा हो गई। तो इससे क्या हुआ, उसमें लोकतांत्रिक और उदारवादी भावना पैदा हो गई। ठीक है, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही रहा। अगला है अपना 11वां, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। यानी शॉक थेरेपी का अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी पहले इंसान को मिटा दो, फिर उसका उपचार करो, तो फायदा क्या होगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसे करा था। मतलब एकदम से सारे परिवर्तन कर दिए, तो इंसान क्या हुआ, एकदम से कमज़ोर पड़ गया। उस चक्कर में ये जो रूस है ना, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला गया। यही कारण था। तो देखते हैं उत्तर। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का तात्पर्य धीरे धीरे परिवर्तन न करके, मतलब जो धीरे धीरे परिवर्तन न करके उन्होंने क्या करा, एकदम से परिवर्तन कर दिया, मतलब बदलाव का प्रयास थोप दिया या लाद दिया। ठीक है, और यह मॉडल विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित था। आप इतना भी कर सकते हैं, आघात पहुंचाकर उपचार करना, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला है अपना 12वां, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो यही थे मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, उन्होंने मजबूरी में आके इसको छोड़ना पड़ा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 13वां, पेरेस्त्रो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त क्या है। तो ग्लासनोस्त एक सोवियत नीति थी। जो ग्लासनोस्त थी ना, वो क्या थी, एक सोवियत की, जो संयुक्त राज्य रूस है ना, सोवियत संघ, उसकी एक नीति थी। इसे अपन बोलते थे ग्लासनोस्त, है ना। जिसका उद्देश्य क्या था, सोवियत रूस के शासकीय संस्थानों एवं क्रियाकलापों में खुलेपन एवं पारदर्शिता को बढ़ा देना। यानी खुलेपन की नीति अपनाई थी ग्लासनोस्त द्वारा। ठीक है, जो एक नीति थी। और जो पेरेस्ट्राइका है, सॉरी गिरेस्ट्राइका गलत शब्द है, पेरेस्ट्राइका है ना, 1980 के दशक के अंत में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। मतलब बाद में इन्होंने क्या क्या चलाया 1980 में, पेरेस्ट्राइका। ठीक है, जो व्यापक रूप से गोर्बाचेव और उनकी ग्लासनोस्ट नीति सुधार से जुड़ा था। मतलब जो पहले अपन ने ग्लासनोस्ट नीति अपनाई थी ना, ये खुलेपन की नीति, उसको सुधारने के लिए इन्होंने क्या करा, पेरेस्ट्राइका जो 1980 में एक नीति अपनाई, और ना इसको सुधारने के लिए उन्होंने, मिखाइल गोर्बाचेव ने इसको सुधार से जोड़ा था। अब देखते हैं 3 नंबर लायक क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपना, कठोर ध्रुवीय व्यवस्था की विशेषता को संक्षेप में लिखिए। तो रोजन एवं जोन्स द्वारा द्विध्रुवीय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता का उल्लेख किया। मतलब जो रोजन और जोन्स थे ना, उन्होंने इसकी विशेषताओं को संक्षेप में बताया है। तो उन्होंने क्या क्या बताया, तो देखते हैं। पहला है, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में समस्त शक्तिशाली देश किसी न किसी गुट में सम्मिलित हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, दो दो ध्रुव थे, एक तो अपन पता है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। जो जिसको मजबूत लगता है वो उसमें शामिल हो जाता था, तथा कोई शक्तिशाली राष्ट्र की भूमिका के लिए नहीं रहता है। मतलब खुद को राष्ट्र बनाने की शक्तिशाली नहीं था, वो क्या करते थे, या तो सोवियत संघ में मिल जाते थे या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि दोनों शक्ति गुट पूर्ण रूपेण विद्वान हो। मतलब ये नहीं बोल सकते अपन। ठीक है, तीसरा है अपना, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने वाली शक्तियों को लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समानता न होकर सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न बनने का होता है। मतलब इसमें क्या सोचता है, सोवियत संघ चाहता है कि मैं शक्तिशाली बनूं, और संयुक्त राष्ट्र संघ भी यही चाहता था कि मैं शक्तिशाली। मतलब उन दोनों में सिर्फ प्रतिस्पर्धा काय की थी, शक्तिशाली बनने का। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था अगर जो भी शक्तिशाली बनेगा वो पूरे विश्व पर राज करेगा। इस चक्कर में ये हथियारों की दौड़ से लेकर ही हर चीज़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और ये हर देश यही चाहता है। ठीक है, क्योंकि जो सोवियत संघ है, वो चाहता था कि अधिक से अधिक मेरे पास रहे, और संयुक्त राज्य अमेरिका भी यही चाह रहा था। चौथा है अपना,
कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में एक गुट दूसरे गुट को समाप्त करना चाहता था। ये सिंपल सी चीज है, वो चाहता था कि मैं शक्तिशाली बनूं, अर्थात इसका आधार प्रबलतम शत्रुता की भावना होती है। तो वो बड़ी भी सही। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, द्विध्रुवीकरण स्थापित होने के कारणों को संक्षेप में लिखिए। मतलब जो कारण कौन कौन से थे उसको अपने बताना था। तो द्विध्रुवीय स्थापित होने के प्रमुख कारण देखते हैं अपन। तो पहला कारण तो था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात महाशक्तियों की संख्या घटकर सिर्फ दो ही रह गई। अपन पता है अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरा प्रश्न भी यही है, सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की विशेष भावना बढ़ गई। ठीक है। और सोवियत संघ का अमेरिका के में छिड़े शीत युद्ध के फलस्वरूप दोनों गुटों ने अपने अपने अनुयायियों को संख्याओं की बढ़ोतरी करना प्रारंभ कर दिया। मतलब अपने देश में मिलाना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। ठीक है। और सोवियत संघ का परमाणु शक्ति संपन्न हो जाना भी विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ाने हेतु उत्तरदायी था। मतलब जो सोवियत संघ था रूस, उसने क्या करा था, परमाणु शक्ति को बढ़ावा दिया था। ये भी एक कारण है। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। अब अपन ये देखना है कि सोवियत संघ इतना शक्तिशाली होने के बाद भी इसका ये मतलब अलग क्यों हो गया, मतलब कमजोर क्यों पड़ गया। तो सबसे पहले तो मिखाइल गोर्बाचेव है, उन्होंने एकदम से परिवर्तन किए, तो इस चक्कर में किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है, इसलिए बहुत से मतलब गणराज्य इससे अलग हो गए थे। तो पहला प्रश्न अपन यही देखते हैं। मतलब पहला गोर्बाचेव के खुलेपन की अवधारणा ने सोवियत संघ के गणराज्य को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी थी। ठीक है, मतलब अलग हो सकते हो, ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा है, सोवियत संघ ने बाल्टिक गणराज्यों को रूस के अंतर्गत विलय उनकी इच्छा के खिलाफ किया। मतलब ये अलग नहीं होना चाहते थे, तब भी उन्हें मतलब सोवियत संघ ने जो बाल्टिक गणराज्य थे वो इच्छा से, मतलब उनकी इच्छा ही नहीं थी मिलने की, लेकिन उसने जान करके क्या करा, उसमें मिला लिया। और तीसरा है, सोवियत संघ में खागनों का संकट पैदा हो गया। अब इतने देश मिलाएंगे तो सिंपल सी चीज़ है, खागन संकट हो गई। चौथा है, सोवियत संघ के पतन का एक कारण अफगान संकट भी था। अफगान पे जो संकट आया था तो वो भी एक सोवियत संघ का विघटन का कारण था, क्योंकि वो परेशानी झेल रहा था। सोवियत अर्थव्यवस्था बदहाल थी, मतलब एकदम बेहाल थी, मतलब बहुत खराब थी, तथा साम्यवादी दल की शक्ति लगातार कम होती जा रही थी, मतलब चली जा रही थी। अगला प्रश्न है अपना कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए। मतलब जो सोवियत संघ थे उसके विघटन के परिणाम कौन कौन से थे, अलग अलग। ये प्रश्न शायद अपन ने दोबारा छप गया, नहीं छपा। ठीक है, ये परिणाम पूछ रहा है, उसमें कारण थे। परिणाम देखते हैं अपन, परिणाम में पूछता है कभी कभी 3 नंबर में। तो नए गणराज्यों का उदय सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप विश्व में 15 नए गणराज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो ये 15 कौन कौन से थे, बहुत सारे हैं, अपन समझ लेते हैं। ये 15 नए गणराज्य सोवियत संघ में से ही क्या हुए थे, विश्व पटल पर सामने आए, मतलब इससे अलग हो गए, क्योंकि उन्हें मिखाइल गोर्बाचेव की नीति समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती मिलाया था। इनमें रूस, लातविया, बेलारूस तथा यूक्रेन ये क्या थे, इम्पोर्टेंट थे, मतलब बहुत सारे थे, इन जिनका नाम ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए इन्होंने हाईलाइट करके बता दिया है। तीसरा है अपना, ठीक है, दूसरा है हथियारों की प्रतिष्ठा पर रोक। मतलब हथियार क्या बना रहे थे, ज़्यादा बना रहे थे, तो यही कारण है कि रूस ने हथियारों पर रोक लगाई ना, तब से ये कमज़ोर पड़ गया, नहीं तो सबसे शक्तिशाली राज्य मतलब देश ये भी होता। तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अमेरिका की समय समय पर हथियारों की प्रतिष्ठा पर होड़ में पूर्ण रूप में टक्कर दी। इससे बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, अपन भी जानते हैं। समय समय पर सोवियत संघ ने हथियारों का अत्यधिक निर्माण किया, लेकिन उसके विघटन के पश्चात अस्त्रों की होड़ पर रोक लग गई, मतलब मना कर दिया। इस चक्कर में क्या होगा, ये कमजोर पड़ गया जैसे अलग हुआ, और और इसका फायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका क्या होगा, धीरे धीरे शक्तिशाली हुआ। तीसरा है, लोकतंत्र तथा बाजार अर्थव्यवस्था पर श्रेष्ठता की मोहर। मतलब लोकतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था पर श्रेष्ठता की मोहर भी लगाई। तो सोवियत संघ ने विघटन के पश्चात केंद्रीकृत व्यवस्था से
लोगों को विश्वास कम होने लगा, क्योंकि ये मतलब नौकरशाही था ना, तो ये छोटे मोटे लोगों पर ध्यान ही नहीं देते, मतलब जो गरीब लोग हैं ना, उन पर इनका ध्यान ही नहीं रहता था, बस अपनी मनमानी चलाना था। इस चक्कर में क्या हुआ, ये अलग होने का ये सबसे बड़ा कारण था। और लोकतंत्र यानी जो जनता थी तथा बाजार अर्थव्यवस्था पर श्रेष्ठता की मोहर लगी। ठीक है, तो पूरा असर पड़ेगा क्योंकि हथियार में लगा देते ये रुपये। पांचवा है प्रश्न, सोवियत प्रणाली क्या थी, लिखिए। तो अपन पता है समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई थी, जो सोवियत प्रणाली थी। 1917 की समाजवादी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आया था, मतलब जो 1917 की समाजवादी क्रांति थी ना, उसके बाद ये क्या आया था, अस्तित्व में आया था। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध स्वरूप हुई थी, मतलब पूंजीवादी के चक्कर में हुई थी। एक साम्यवादी थी, एक पूंजीवादी। पूंजीवादी में क्या था कि जनता खुद की सरकार होती थी, मतलब निजी स्वामित्व होता था। साम्यवादी में पूरी सरकार का होता था। इसका फायदा किसने उठाया था, सोवियत रूस ने उठाया था। लेकिन पूंजीवादी में क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है, मतलब इसमें सरकार का कोई कब्जा नहीं होता है। लेकिन साम्यवादी में पूरा सरकार का कब्जा होता है, इसलिए छोटे लोगों पर वो ध्यान नहीं देते थे। समाजवादी आदर्शों एवं समतापूर्ण समाज की जरूरत से प्रेरित थी, ये लिखा है समाजवादी। ठीक है, वो ये निजी संपत्ति का अंत करने तथा समाज को समानता के सिद्धांत पर लड़ने का सबसे बड़ा प्रयत्न था, क्या, साम्यवादी। ठीक है, और सोवियत प्रणाली निर्माताओं ने ऐसा करने के लिए राज्य तथा पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया था। और सोवियत राजनीति प्रणाली की आधारशिला कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, और इनमें किसी अन्य राजनीतिक दल अथवा विपक्ष में कोई जगह नहीं थी, ये कारण था। अब देखते हैं छठा प्रश्न, सोवियत प्रणाली के कोई तीन दोष लिखिए, मतलब सोवियत प्रणाली है ना, उसके भी तीन दोष लिखना है अपन। तो सोवियत प्रणाली पूरी तरह नौकरशाही द्वारा नियंत्रित थी। अपन पता है नौकरशाही द्वारा नियंत्रित होगी, वो छोटे लोगों पर ध्यान ही नहीं देगी। वह लगातार सत्तावादी होती चली, मतलब धीरे धीरे कोई सत्तावादी, मतलब लोग अपना हित करने के लिए मतलब अपना फायदा करते जा रहे थे। उन्हें लोगों को देश का कोई वो ही नहीं था। देश के निवासियों का जीवन निरंतर क्या होता है, मुश्किल से भरता जा रहा था। सिंपल सी चीज़ है, जब आप खुद का पेट भरोगे तो जनता की हालत तो खराब होगी। ठीक है, दूसरा है कठोर दलीय अनुशासन वाले सोवियत संघ में सभी संस्था पर साम्यवादी दल का कठोर अंकुश था, मतलब अंकुश भी क्या था, कठोर था। ठीक है, तो जनसाधारण के प्रति क्या था, जवाबदेह नहीं था। मतलब जनसाधारण अगर कुछ बोले ही तो उनकी बात को क्या करते थे, वो दबा देते थे, मतलब कोई बोलने वाला ही नहीं था, खुद की मर्जी चल रही थी। ठीक है, सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत प्रदान नहीं कर सकी, मतलब जो ढांचा है, मतलब देश को एकता के सूत्र में नहीं बांध पाई। एकता मतलब उम, देश को मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाई। पश्चिमी देशों से काफ़ी पिछड़ गई थी ये, इसी चक्कर में, सोवियत के चक्कर में। सोवियत संघ अस्त्र शस्त्रों को बनाने में देश की आय का बड़ा भाग व्यय कर दिया था। ठीक है, मतलब अस्त्र शस्त्र बनाने में इन्होंने क्या करा था, ज़्यादा खर्चा कर दिया था। अब देखते हैं शॉक थेरेपी किन्हीं के तीन परिणाम बताइए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीन परिणाम कौन कौन से हैं। शॉक थेरेपी से संपूर्ण अर्थव्यवस्था चरमरा गई, मतलब पूरी गड़बड़ हो गई, तथा जनसाधारण में क्या हुआ, बर्बादी का दौर देखना पड़ा, क्योंकि इन्होंने पहले ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया, फिर बोल रहे अब तो आपका उपचार करेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बार अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है, वो दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है, नुकसान भी होता है, पैसे खर्च होते हैं। सिंपल तरीका ये समझाने का है। शॉक थेरेपी से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, मतलब मुद्रास्फीति क्या हुआ, इसका रेट बढ़ाया। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आई, मतलब रूस की क्या हुआ है, जो मुद्रा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई, क्योंकि पैसा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया अर्थशास्त्र में, और जो अम, अम, मतलब जो शासन प्रणाली थी उसमें भी। ठीक है, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि जमा पूंजी भी चली गई, मतलब जो जमा पूंजी थी वो भी क्या हुआ, खर्च हो गई। निजीकरण से नवीन विषमताओं का प्रादुर्भाव हुआ, और गरीब एवं अमीर के बीच गहरी खाई हो गई, मतलब अमीर है वो और अमीर हो गया, और गरीब है वो और भी गरीब हो गया, अधिक चौड़ी हो गई। हालांकि आर्थिक बदलावों को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई तथा उसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं।
और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। जय हिंद।